नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजाना शाम 7:30 बजे हमारी कहानी पब्लिश होती है, तो आप सभी साथी जो प्यार सपोर्ट देते हैं, और बहुत सारी साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप साथी जब कमेंट करेंगे तो आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन कि आप सभी साथी कमेंट ज़रूर किया करें। जिनका भी जन्मदिन हो वो अपने जन्मदिन पर भी कमेंट किया करें अपने व्यूअर के साथ, अपने सब्सक्राइबर साथी के साथ। मैं उनका नाम और उनका जन्मदिन ज़रूर शेयर करूँगा। दरअसल आजकल चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनावी त्यौहार शुरू हो चुका है। 2024 लोकसभा इलेक्शन का प्रचार प्रसार तेज़ी से चल रहा है। कुछ साथी जिनके अलग अलग नेता होते हैं, किसी के मोदी जी होंगे, किसी के योगी जी होंगे, किसी के अखिलेश यादव होंगे, किसी के नीतीश कुमार होंगे, किसी के राहुल गांधी होंगे, तो जो उनके आपस में मित्रता होती है साथियों की, वह कहीं ना कहीं कभी कभी पसंद भी अलग अलग होती है। किसी के अखिलेश यादव पसंदीदा होंगे तो किसी के राहुल गांधी होंगे, किसी के मोदी जी होंगे, तो सभी के पसंद अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अपने अपने नेताओं को लेकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं कई साथी, और कई तरह की अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं। कभी धार्मिक टिप्पणियां करते हैं, तो कभी चुनाव पर नेताओं को लेकर, उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इससे ना सिर्फ देश का माहौल खराब होता है, बल्कि जितने भी साथी हैं एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, चुनाव आते ही वो आपस में लड़ने लगते हैं और लड़कर अपनी अपनी पार्टियों के लिए अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। और आजकल चुनाव का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है वह आ चुकी है, और गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार किसी के साथ करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो आप जेल भी जा सकते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखें एक दूसरे के साथ। किसी भी नेता को लेकर आपस में मतभेद पैदा ना करें, क्योंकि चुनाव आता जाता रहेगा और हम और आप यहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की। वाराणसी में एक थाना लगता है कपसेठी थाना। कपसेठी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का रहता है रवि। रवि के घर में रवि के माता पिता, रवि की बहन, 4 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। रवि जब अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेता है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अब कुछ कमाओ धमाओ, छोटी बहन भी बड़ी हो रही है, तो तुम्हारी शादी कर दी जाए। अब रवि कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। कुछ दिन मुंबई काम करता है, फिर उसके बाद उसके एक दोस्त से परिचय होता है और उसका साथी उसे सऊदी बुला लेता है। कुछ दिनों के लिए वह सऊदी जाता है, लेकिन फिर उसे सऊदी पसंद नहीं आती है, तो वह 2 साल बाद सऊदी से घर अपने आ जाता है, वापस आ जाता है। वापस आने के बाद फिर वह मुंबई में जॉब करने लगता है। अब अच्छा खासा पेमेंट होता है, अच्छी खासी सैलरी होती है। तो रवि के पिताजी जो रहते हैं वह सोचते हैं कि अब लड़का के पास रोजगार भी है, लड़का कमा रहा है, क्यों ना अब लड़के की अच्छी सी शादी कर दी जाए। इसी बीच लड़की वाले रिश्ता लेकर पास के ही गांव से रवि के घर आते हैं, और रवि के पिताजी को रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है। लड़की भी बेहद खूबसूरत रहती है और बेहद पढ़ी लिखी रहती है। लड़की का जो नाम रहता है वह निशा रहता है। निशा बेहद पढ़ी लिखी रहती है और निशा घर वालों को पसंद आ रही थी। अब बेहद खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, और लड़का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। घर वाले सोचते हैं अब इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा। अब जो निशा रहती है और जो रवि लड़का रहता है, दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। जब शादी फिक्स हो जाती है तो आजकल जब शादियां फिक्स हो जाती हैं तो लड़के लड़की एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब कहीं से रवि को नंबर मिल जाता है लड़की का, और रवि निशा से अब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाता है, और दोस्ती बढ़ाकर दोनों से बातचीत होने लगती है। रवि निशा से बात करने लगता है। अब बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि निशा और रवि जिसकी शादी होने वाली थी, वो अब एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। अब उनके अंदर इस कदर मोहब्बत घुस चुकी थी कि वो चाहते थे कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए।
अब इसी बीच शादी की भी डेट फिक्स हो जाती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। रवि अपनी नई नवेली दुल्हन निशा को लेकर घर आता है और उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार रहता है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ दिन और गुजरता है। अब रवि के पिताजी रवि को कहते हैं कि अब शादी को करीब 1.5 महीने हो चुके हैं। अब एक काम करो कि अब तुम अपना रास्ता पकड़ो और सीधे निकल लो अपने जॉब पर। अब जाओ, कुछ कमाओ धमाओ। और फिर निशा का भी शौक रहता है कि रवि जो है उसको घुमाने के लिए कहीं लेकर जाए। तो रवि कहता है, पिताजी मैं निशा के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपने काम पर चला जाऊँगा। अब रवि निशा को लेकर बनारस शहर घूमने के लिए आता है। बनारस शहर घूमता है। अब निशा का मन होता है कि कहीं बाहर जाया जाए घूमने के लिए, तो वह निशा को लेकर ऋषिकेश जाता है। 2-3 दिनों तक ऋषिकेश में होटल लेता है, ऋषिकेश घूमता है। ऋषिकेश घूमने के बाद निशा को लेकर घर आता है और फिर अगले ही दिन वह मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। मुंबई जाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगता है। अब धीरे धीरे उसको रवि को गए 1 महीने हो जाते हैं और वे निशा फ़ोन पर बात करके थक चुकी थी। निशा अब रवि को घर आने के लिए कहती है। रवि कहता है, कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही है और अपने आप मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं घर ज़रूर आऊँगा। अब निशा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। निशा अपने पति का इंतजार कर रही थी। इसी बीच उसके बगल का एक रहने वाला लड़का आकाश, जो कि पेशे से दूध का काम करता था, दूध लेकर वो बनारस शहर जाता था, वहाँ पर दूध की सप्लाई करता था और जो पैसे मिलते थे आकाश उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कुछ दिन और गुजरता है। अब धीरे धीरे आकाश पड़ोसी रहता है, रवि का बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है। अब वो उसके घर निशा के घर आना जाना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच आते जाते निशा और रवि की जान पहचान हो जाती है और निशा और रवि एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ दिन महीनों और गुजरते हैं, समय बीतता जाता है और रवि भी अभी भी घर आने के लिए तैयार नहीं रहता है। उसे छुट्टियां नहीं मिल रही थी। अब इसी बीच जो आकाश रहता है और निशा एक दूसरे से बात करते करते उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों ही हम उम्र रहते हैं। निशा आकाश का नंबर ले लेती है और आकाश से अब फ़ोन पर भी चैटिंग करना शुरू करती है, बातचीत करने लगती है। बातचीत अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अक्सर कर जब अपने काम से आकाश को फुर्सत मिलती थी तो वह निशा के घर जाता था, निशा से बातचीत करता था। घर वालों को भी काफ़ी आकाश पर और निशा पर यकीन रहता है, क्योंकि आकाश काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है, पहले से घर पर आना जाना रहता है। और जब भी कोई काम पड़ता तो रवि के पिताजी आकाश को ही बुलाया करते थे। अब दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक दिन रवि के घर का जो फैन रहता है वह खराब हो जाता है, तो रवि के पिताजी आकाश को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बहू के कमरे का फैन चल नहीं रहा है, थोड़ा देख लेते तो अच्छा होता। अब आकाश जो रहता है वो आता है और सीधे निशा के कमरे में जाता है, जाकर फैन सही करता है। इसी बीच निशा जो है आकाश से बातचीत करने लगती है और दोनों एक दूसरे की निगाहों में देखने लगते हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब जब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं तो अब फ़ोन पर बातें लंबी लंबी होने लगती हैं। अब फ़ोन पर बातें लंबी लंबी होने लगती हैं। रवि भी जब फ़ोन करता तो फ़ोन वेटिंग में जाता, तो रवि निशा से अक्सर पूछता कि आखिर तुम कहाँ बिजी हो। तो निशा सिर्फ एक ही जवाब देती कि वो अपने मायके में बिजी है और कहाँ बिजी रहेगी, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है फ़ोन करने की, बात करने की, रात में 1 घंटे के लिए फ़ोन करते हो। अब निशा रवि से नाराज़ हो जाती है। अब एक दिन आकाश और निशा दोनों एक दूसरे से रात में बात कर रहे थे। आकाश को निशा पसंद थी, निशा को आकाश पसंद था। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और इस कदर मोहब्बत सर चढ़कर बोलने लगती है कि निशा फ़ोन करती है आकाश को। रात को करीब 10 बज रहे थे। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बात करते करते निशा आकाश से कहती है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे कमरे पर मुझसे मिलने आओ। अब आकाश कहता है कि पागल हो क्या, बगल का माहौल है, बगल का मामला है, अभी रात को मैं तुम्हारे घर आऊँ और कोई देख ले तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी। अब निशा नाराज़ होकर फ़ोन कट कर देती है
तो इस पर आकाश की तलब और बढ़ जाती है, वह परेशान होने लगता है। अब वह निशा की मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका था। फिर से वह निशा को फ़ोन करता है और कहता है, ठीक है, जब घर वाले सो जाएंगे तो तुम मुझे फ़ोन करना। रात के अब 12 बज जाते हैं, घर वाले जब सो जाते हैं तो निशा अपने प्रेमी आकाश को फ़ोन करती है और कहती है कि दरवाज़ा खुला है, तुम पीछे के रास्ते आ जाओ। अब आकाश अपने घर का माहौल देखता है और धीरे से उठकर पिछले दरवाजे से निशा के कमरे में जाता है। निशा अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है और आकाश और निशा पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहते एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब जैसे ही सुबह के 3 बजने वाले होते हैं, वैसे ही आकाश उठकर जाने लगता है और जैसे ही वह बाहर जाता है, निशा के ससुर की आंखें खुल जाती हैं। और जब निशा के ससुर की आंखें खुल जाती हैं तो अब उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब उसे शक होता है तो वह निशा से अपने बहू से पूछता है कि बहू, पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है और ऐसा लग रहा है कोई आया था। तो निशा कहती है कि नहीं पिताजी, मैं ही गई थी, शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अब उसके ससुर जी कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन और गुजरता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब फिर से निशा को तलब होती है। निशा अपने प्रेमी आकाश को फिर से फ़ोन करती है, बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि वो आकाश से कहती है कि आज फिर तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज फिर तुम आ जाओ। आकाश कहता है, नहीं, उस दिन तो मैं किसी तरह से बच गया था, तुम्हारे ससुर जी ने पकड़ ही लिया होता, आज तो मैं नहीं आने वाला हूँ। निशा कहती है, नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, जो भी होगा मैं देख लूँगी, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। फिर आकाश समझाने की कोशिश करता है, फिर निशा फ़ोन कट कर देती है। अब इस पर आकाश बेहद परेशान होने लगता है। अब वो इस कदर प्यार करता था कि उसकी बातों को टाल नहीं सकता था, उसको भी उसकी लत लग चुकी थी। फिर से रात के 12 बजते हैं, वह निशा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं पिछले दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुम दरवाज़ा खोल दो, मैं अंदर आने के लिए तैयार हूँ। निशा धीरे से उठकर जाती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में अपने प्रेमी आकाश को लेकर आती है। फिर से दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे सुबह होने लगती है, फिर से आकाश वहाँ से किसी तरीके से चला जाता है। अब आए दिन जब भी मौका मिलता था, निशा आकाश को बुला लिया करती थी। अब ऐसे ही एक दिन फिर निशा आकाश को बुलाती है और आकाश पिछले दरवाजे से आता है और जैसे ही घर वाले सोते हैं, वह उसके कमरे में जाकर निशा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी जो ससुर रहते हैं, उन्हें कुछ भनक लगती है कि शायद उसके कमरे में कोई है। वह जाते हैं और खिड़कियों से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट बंद रहती, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ आवाज़ें आ रही थी जिससे उन्हें कुछ अनहोनी का शक हो रहा था। अब वहाँ इंतजार करने लगते हैं। तभी घर वाले भी जाग जाते हैं और वो घर वालों को भी बताते हैं कि निशा के कमरे में शायद कोई है। अब किसी तरह से उसके ससुर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और जाकर अंदर देखते हैं तो निशा आपत्तिजनक स्थिति में, अर्धनग्न अवस्था में आकाश के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जैसे ही आकाश की नज़रें रवि के पिताजी पर पड़ती है, वह चौंक जाता है और वह डर जाता है। निशा भी डर जाती है। देखते ही देखते रवि के पिताजी एक डंडा लाते हैं और डंडे से आकाश की इस कदर पिटाई करने लगते हैं कि बहू भी चिल्लाने लगती है और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो सास रहती है वो बहू को भी धक्का दे देती है। घर वाले बहू को पकड़ लेते हैं और आकाश की पिटाई होने लगती है। अब देखते ही देखते पड़ोसी भी जाग जाते हैं कि आखिर कैसा शोर हो रहा है। वो अभी मौका वारदात पर जाते हैं, देखते हैं लड़के का जो पिता, आकाश के पिता रहते हैं, वह भी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सामने उनका लड़का खड़ा है, उनकी पिटाई हो रही है और लड़की जो है निशा भी वहाँ मौजूद है। वो सारा मामला समझ जाते हैं, किसी तरह बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन रवि के पिताजी उनको भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते हैं। अब कुछ उसमें समझदार लोग भी रहते हैं गांव के, वह लोग जाकर मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी गांव वाले रहते हैं जो बिना देखे ही फिर से आकाश की पिटाई करना शुरू कर देते हैं कि गांव की बहू बेटियों के साथ ऐसा ही काम करता है। अब अपनी दुश्मनी अलग अलग तरीकों से लोग निकालने लगते हैं, बहुत चिल्लाने लगती है। अब उसकी हालत इस कदर आकाश की खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, फिर भी उसकी पिटाई लोग करते रहते हैं। अब इसी बीच निशा जो है पुलिस को 100
112 पर डायल 112 पर फ़ोन करती है और फ़ोन कर पुलिस को सारी बात बताती है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और पहुंचकर मामले को शांत कराती है, समझा बुझाकर, और आकाश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। आकाश को हॉस्पिटल लेकर जाती है, उसका इलाज कराती है। और इधर लड़की, जब पुलिस फिर से घर आती है, पुलिस पूछताछ करती है निशा से और घर वालों से। तो घर वाले जो है रेप केस में आकाश को जेल भेजने की बात कर रहे थे, शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे थे। लेकिन जो निशा रहती है वह कहती है कि वह मेरी मर्जी से आया था, मैंने ही उसे बुलाया था और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वह मना कर रहा था लेकिन मैं नहीं मानी और मैं उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे रवि के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आकाश के साथ ही शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। अब इस पर रवि के घर वाले, उसके सास ससुर यह बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। अब बात उसके मायके पहुंचती है। मायके वाले भी घर आते हैं, पंचायत होती है, बातचीत होती है। तो लड़की सीधे सीधे कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे आकाश के ही साथ रहना है, मुझे आकाश अच्छा लगता है और मैंने ही आकाश को बुलाया था, इसमें सारी गलती मेरी है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब घर वाले मनाने की कोशिश करते, लेकिन तभी रवि को भी पता चल जाता है। रवि भी फ़ोन करता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता है। तो पत्नी डायरेक्ट उसे बात करने के लिए मना कर देती है कि मुझे रवि से कोई बातचीत नहीं करना है, वह मेरा पति नहीं है। मैं आकाश को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं आकाश के साथ ही रहूँगी। अब सभी लोग, जो कॉलोनी वाले थे, मोहल्ले वाले थे, घर वाले थे, सभी लोग हैरान थे निशा की बातों को सुनकर कि 6 महीने पहले जिस लड़की की शादी हुई थी वह किसी और के साथ प्रेम संबंधों में है और उसके साथ रहने के लिए राजी है। अब उसकी हिम्मत की दांत दे रहे थे लोग, उसकी बातें कर रहे थे लोग, तरह तरह की अब चर्चाएं गांव में शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग मजे उड़ा ले रहे थे तो कुछ लोग लड़की के बात को भी सही ठहरा रहे थे। अब लड़की को पुलिस वाले उसके मायके भेज देते हैं। इसी बीच रवि छुट्टी लेकर, जिसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, उसे अचानक छुट्टी भी मिल जाती है और वह घर आता है और घर आकर फिर माइक अपने ससुराल जाता है। जाकर पत्नी से बातचीत करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उधर आकाश भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। अब घर वाले एक दूसरे से जो है मान मनोबल की बात कर रहे थे, लेकिन निशा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी और वो अपने सास ससुर से इस कदर गुस्सा थी, नाराज थी अपने प्रेमी के पिटाई को लेकर। वह बेहद गुस्से में थी और वो अपने पति को भी वहां से भगा देती है और अपने मायके वालों से कहती है कि मुझे आकाश के साथ शादी करनी है, आकाश के साथ रहना है। और उधर आकाश भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर से आकाश और निशा की शादी हो जाती है। यानी कि जो लड़की अब रवि की पत्नी थी, अब वह उसके दोस्त आकाश की पत्नी बन जाती है और मामला वहीं पर शांत हो जाता है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है श्यामानंद सिंह हैं, रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। दिलीप कुमार जी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। दीपक हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, गुजरात सूरत में नौकरी करते हैं। सुखराम बिश्नोई जी हैं। नसीमुद्दीन हैं, पच्छू भाई कस्बा के रहने वाले हैं, मौधा हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र सोनकर जी हैं। अनिल यादव हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। फैजल खान राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। कहानी कैसी लगी और उस लड़की निशा ने क्या सही किया, उसका डिसीजन सही था या फिर गलत था, यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप सभी साथी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि लड़की का निर्णय कैसा था। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।